चैप्टर 958 लेबलिंग। डार्क रेड बीम्स ऊपर उठीं और लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दोनों साइड्स में अलग अलग फिगर्स बनकर खड़ी हो गईं। ग्रे फॉग के ऊपर फैली हुई हमेशा वाली साइलेंस टूट गई, जैसे उस इटर्नल पैलेस में अचानक लाइफ की हल्की सी हलचल घुसाई हो। जस्टिस ऑड्री को जब अपने सराउंडिंग्स का फिर से एहसास हुआ तो वो टेबल के एंड पर बैठे अस्तित्व को ग्रीट करने के लिए उठने ही वाली थी, लेकिन उसी पल एक ट्रेन्ड स्पेक्टेटर होने के नाते उसने तुरंत नोटिस किया कि कुछ अलग है। आज दो नए मेंबर्स बैठे थे। एक पुरुष मिस्टर मून के राइट साइड बैठा था, दूसरी एक लेडी दी हर्मिट के लेफ्ट साइड पर थी। ऑड्री पहले तो खुश हुई, टैरो क्लब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पर फिर उसका प्रोफेशनल ब्रेन एक्टिवेट हो गया और उसने दोनों न्यू कमर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसकी सीट की पोजीशन से सामने बैठा आदमी आसानी से दिख रहा था, इसलिए उसकी निगाहें उसी पर टिक गईं। ब्लैक हेयर, ग्रीन आइज, कोट नहीं पहना, बस शर्ट और वेस्ट। बैठने का तरीका थोड़ा ऑकवर्ड, जैसे ठीक से बैठने की आदत नहीं। हाइट करीब 180 सेंटीमीटर, थोड़ा केयरलेस सा वाइब और ऊपर से टेंस। एक ही नज़र में जस्टिस ऑड्री ने उससे काफ़ी इन्फो निकाल ली। फिर उसे अचानक महसूस हुआ, ये न्यू कमर सिर्फ एनवायरमेंट नहीं देख रहा, वो किसी को ढूंढ रहा है। किसी भी न्यू कमर के लिए सराउंडिंग्स देखना नॉर्मल है, लेकिन उसकी आंखें बहुत फास्ट मूव कर रही थीं। मून, हैंग्डमैन, मैजिशियन, सबको 1 सेकंड से कम में स्कैन किया। इससे साफ था वो किसी स्पेसिफिक इंसान को सर्च कर रहा है, और अगले ही मोमेंट उसकी नज़र जाकर रुकती है द वर्ल्ड, गर्मन स्पैरो पर। ऑड्री को इतना एक्साइटमेंट हुआ जैसे कोई सीक्रेट पकड़ लिया हो। मतलब ये न्यू कमर मिस्टर वर्ल्ड को जानता है, असली दुनिया में दोनों की मुलाकात हो चुकी है, या ये जानता है कि मिस्टर वर्ल्ड यहाँ का मेंबर है। कुछ सेकंड और ऑब्जर्व करके उसने सोचा, लेकिन अगर मिस्टर वर्ल्ड ने खुद इसे इनवाइट किया होता तो ये इतना बेचैन नहीं होता, उसे इतनी तेजी से किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात तो पक्की थी, ये आदमी मिस्टर फूल का ब्लेस्ड नहीं है। ऑड्री के दिमाग में थ्योरीज घूम रही थीं, लेकिन तभी वो खड़ी होती है और मिस्टर फूल की ओर झुककर ग्रीट करती है, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। जैसे ही उसने ग्रीटिंग दी, उसे इंस्टेंटली महसूस हुआ मिस्टर फूल आज कुछ अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका अस्तित्व ग्रे फॉग, पैलेस और पूरी स्पेस के साथ मर्ज हो गया हो। उनकी ऑरा ज्यादा पावरफुल, ज्यादा वास्ट, ज्यादा डिवाइन सी लग रही थी। लगता है मिस्टर फूल अपनी अवेकनिंग में एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं, शायद अपने डिवाइन किंगडम पर और ज्यादा अथॉरिटी वापस पा ली है। ऑड्री के अंदर क्यूरियोसिटी और प्राइड दोनों उठीं। इस बीच द हैंग्डमैन एल्गर और द हर्मिट कैटेलिया ने भी न्यू कमर्स को नोटिस कर लिया था। लेडी वाला न्यू कमर तो फेमिलियर लग रही थी और काफी कंपोज थी, लेकिन मेल न्यू कमर, उसने तो सभी के बो करने के बाद ही हरिडली उठकर ग्रीट किया, जैसे उसे समझ ही नहीं आया हो कि क्या करना है। सन डेरिक बस खुश था कि नए लोग आए हैं। मून एमिलिन को हाफ प्राइड हाफ अनॉयंस फील हो रही थी कि इतने नए लोग लगातार मसाया बनते जा रहे हैं। स्टार लियोनार्ड, जिसने नीचे बैठी ब्लरी फिगर को ऑब्जर्व किया, इंस्टेंटली समझ गया ये क्लाइन मोरेटी है, क्योंकि उसकी फिजिकल ट्रेट्स और वाइब गर्मन स्पैरो के डिस्क्रिप्शन से मैच हो रही थी। ये बंदा असली आइडेंटिटी को छुपाने में डॉक्टरेट रखता है, लियोनार्ड ने सोचा। तभी उसने देखा कि मिस्टर फूल के लेफ्ट साइड वाली गर्ल खड़ी हुई और सभी को बो करने का संकेत दिया। लियोनार्ड 1 सेकंड के लिए शॉक में रह गया और बाकी सबके बीच अकेला बैठा रह गया, फिर तुरंत खड़ा होकर ग्रीट किया। ऑपोजिट साइड में शियो उसे देखकर सोच रही थी, ये आदमी फॉर्स जैसा लगता है, और फॉर्स उसे देखकर सोच रही थी, ये शियो जैसा लगता है, शुरुआत में काफी अनरिलायबल। मिस्टर फूल ने कैजुअली हाथ उठाकर कहा, दिस इज द स्टार एंड दिस इज जजमेंट। अब आप दोनों बैठकर अपना परिचय दें। लियोनार्ड इंट्रोडक्शन सुनता गया और हर मेंबर को अपने दिमाग में लेबल करने लगा। मिस जस्टिस, यंग, क्लासी। हैंग्डमैन, बर्ली बट कंट्रोल्ड। मैजिशियन, वियर्ड तरीके से देखती है। सन, लंबा लेकिन आवाज अभी भी किशोर जैसी। हर्मिट, मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड। मून, यंग, रिजर्व्ड। जजमेंट, छोटी हाइट, शार्प फीचर्स। द वर्ल्ड, डार्क, इंटिमिडेटिंग। जजमेंट शियो भी अपनी शरीफ इंस्टिंक्ट से सभी की ट्रेट्स नोट कर रही थी। अ नोबल गर्ल, एक सेलर टाइप वुमेन, एक इंट्रोवर्टेड यंगस्टर, एक कमांडर लेवल आदमी, एक एरोगेंट रिच किड, एक डेसल्टयू मेल और एक टेरिफाइंग डार्क फिगर। घोषणाओं के बाद हर्मिट ने कहा कि इस बार रुजेल डायरी नहीं मिली। मिस्टर फूल ने सिर हिलाकर कहा, बिगिन द ट्रांजैक्शंस। ऑड्री ने महसूस किया कि शायद सिर्फ वही मिस्टर फूल की नई ताकत को नोटिस कर पाई थी, बाकी लोग तो उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फिर उसे टेबल पर एक एक्स्ट्रा कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी भी दिखी, और उसके इंट्यूशन ने तुरंत बताया, ये वही कार्ड है जो शायद द वर्ल्ड के हाल के मेंटल इशू वाले इंसिडेंट से जुड़ा है, लेकिन आउटकम अलग है। बाकी मेंबर्स प्रिपेयर्ड थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं चाहिए कहा।
लियोनार्ड कुछ खरीदना चाह रहा था, लेकिन अनश्योर था कैसे शुरू करे। फॉर्ज ने हैंगमैन से पूछा, मेरे पास एक मटेरियल है, क्या उस आर्टिजन से इसे मिस्टिकल आइटम में बदलवा सकते हैं? हैंगमैन ने सिर हिलाया। वो आर्टिजन रोज स्कूल ऑफ थॉट के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आगे की कहानी मैडम हर्मिट देख रही हैं। रोज स्कूल, प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स, ये सुनकर लियोनार्ड और शियो दोनों को एहसास हुआ, टैरो गैदरिंग उतना आरामदायक मजेदार ग्रुप नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। ये लोग वाकई दुनिया की परछाइयों में चल रही असली लड़ाई में शामिल हैं। कैटलिया ने थोड़ा सा अपना बॉडी टर्न किया और द मैजिशियन की तरफ देखा। सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम 1-2 हफ्ते वेट कर लो। प्रॉमिस नहीं कर सकती, बस इतना कह सकती हूं कि टाइम आने पर कोई ना कोई तुम्हारी मिस्टिकल आइटम बना देगा। समवन शुड बी देयर। ये लाइन सुनकर फॉर्स के दिमाग में बेल्स तो बजी ही, लेकिन असली तूफान लेनर्ड के सिर में चल रहा था। कैटलिया के शब्दों का मतलब सीधा सा था, ओरिजिनल आर्टिसन हो भी सकता है, नहीं भी। शायद वो किसी नए आर्टिसन को खुद ट्रेन कर रही हो, या फिर ओरिजिनल आर्टिसन को ही किसी सील्ड आर्टिफैक्ट में बदलने की सोच रही हो। मशीन बनवाने के लिए मशीन का इस्तेमाल। लेनर्ड का दिमाग फाइनली सीरियस मोड में आया हुआ था। पहली बार मीटिंग में बंदा इतना फोकस में था। फॉर्स को कोई टेंशन ही नहीं थी। मैम हर्मिट पर उसका भरोसा पूरा था। आखिर उनके पास मिथिकल क्रीचर का ब्लड भी है, चेंज तो होना ही है। तभी द वर्ल्ड की खराज भरी आवाज आई, अगर इस मैटर में मेरी मदद चाहिए हो तो तुम ले सकती हो। क्लाइन के अंदर थोड़ी भारी सी कैलकुलेशन चल रही थी। मदर ट्री ऑफ डिजायर का अनयूजुअल इंटरेस्ट इन द ग्रे फॉग, रोजेल का वार्निंग बी केयरफुल ऑफ द मून, और अब आर्टिसन उसी 2 डेंजरस फ्रंट से जुड़ रहा है। क्लाइन के लिए यह सब कैजुअल बात नहीं थी। कैटलिया को उम्मीद नहीं थी कि द वर्ल्ड खुद आगे बढ़कर हेल्प ऑफर करेगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर हल्का सा सिर हिलाकर बोली, ठीक है, अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई तो मिस्टर फूल के थ्रू तुमसे मदद मांग लूंगी। उसने मिस्टर फूल के थ्रू जानबूझकर बोला था। न्यू कमर्स को इनडायरेक्टली बता रही थी कि टैरो क्लब के पास आपस में कांटेक्ट करने का एक स्पेशल तरीका है। फ्लेक्स भी हो गया और हायरार्की भी क्लियर। हंड्रेड्स की पायरेट क्रू वाली कैटलिया ये सिर्फ अच्छाई से नहीं कर रही थी, प्रॉपर डोमिनेंस डिस्प्ले था न्यू कमर्स के सामने। वैसे इमरजेंसी हो तो वो गर्मन स्पैरो का मैसेंजर बुलाना ज्यादा पसंद करेगी, बजाय मिस्टर फूल को डिस्टर्ब करने के। शियो ने सुनकर हल्की सी समझ बनाई, फॉर्स की तरफ देखने की इच्छा दबा ली। लेनर्ड भी फास्ट मोड में सोच रहा था, थ्रू मिस्टर फूल। एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी हुआ तो ऑड्री परफेक्ट टाइमिंग पर बोली, किस टाइप का मिस्टिकल आइटम चाहिए? लेनर्ड बोला, आई डोंट नो। क्लाइन अंदर से हंस हंस कर मर रहा था। ये आदमी वाकई में सीरियस है, कुछ पता ही नहीं। वो खुद को फेस पाम करने से रोक नहीं रहा था। लेनर्ड एम्बैरेसमेंट में जल्दी से बोला, मतलब टाइप ओपन है, बस ऑफेंस ओरिएंटेड, थोड़ा स्टेल्दी और नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो। बंदा ये आइटम इसलिए चाहता था ताकि नाइटमेयर की कंट्रोल पावर को मैक्स कर सके। टाइम आए तो वो खुद टारगेट को कंट्रोल करे और पहले ज़ोरो मिस्टिकल आइटम हैंडल करे और एक जोरदार स्ट्राइक मारकर गेम खत्म। एल्गर ने पूछा, किस लेवल का चाहिए? लेनर्ड बोला, अराउंड ग्रेड 2 या सीक्वेंस 5-6। और बस ये सुनते ही ऑड्री, कैटलिया, एल्गर, शियो सभी के दिमाग में एक ही थॉट आया, मिस्टर स्टार इज एन ऑफिशियल बियॉन्डर, या पहले रहा है। क्लाइन अंदर से ग्रोन कर रहा था, भाई तुमने अपनी हिडन आइडेंटिटी खुद ही बेच दी। मिस्टर हैंगमैन तो अब 12,000 पाउंड से कम का रेट बोलेगा ही नहीं। एल्गर काम होकर बोला, सीक्वेंस 5 मिस्टिकल आइटम मिनिमम 9,000 पाउंड्स और तुम्हारे रिक्वायरमेंट वाली चीज 12,000 से ऊपर जाएगी। लेनर्ड, ओके समझ गया। क्लाइन अंदर बैठा मेंटली अपना माथा पीट रहा था, इसे कोई लूट ले तो भी खुद ही जिम्मेदार है। कैटलिया और बाकी मेंबर्स ने भी कहा कि वो देखेंगे। फिर गैदरिंग फ्री एक्सचेंज मोड में चली गई। डेरिक बोला, मैं सिटी ऑफ सिल्वर वापस आ गया हूं। चीफ ने कहा है कि हम जायंट किंग्स कोर्ट की दूसरी एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे प्रीस्ट ऑफ लाइट बन जाना चाहिए? जायंट किंग्स कोर्ट का नाम सुनकर लेनर्ड लगभग चेयर से गिर गया। उसे लगा था ये जगह हिस्ट्री में खो चुकी है, पर यहां कोई शॉक्ड भी नहीं। शियो भी शांत थी, मतलब उसे पहले से आइडिया था। लेनर्ड अकेला ही बेखबर। क्लाइन ने सोचा, यार मैंने लेनर्ड को कुछ बताया ही नहीं था जब उसे ऊपर खींचकर स्टार बनाया था। मेन और डिटेल्स, डेंजरस कॉम्बो। द मून एमलिन कैजुअली बोला, जायंट किंग्स कोर्ट फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में है। लेनर्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। द सन ने कहा, हाँ मिस्टर वर्ल्ड से प्रीस्ट ऑफ लाइट की इंग्रेडिएंट्स ले ली हैं। लेनर्ड का दिमाग फैंटेसी लैंड में चला गया। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, जायंट किंग्स कोर्ट, members from different worlds, secret organization of divine level.
दिस इज लिटरली अ डिवाइन काउंसिल। इसके दिमाग में यही चल रहा था। एल्गर बोला, हाँ, चीफ चाहता है तुम जल्दी स्ट्रांग हो जाओ ताकि एल्डर शेपर्ड जैसा थ्रेट संभाल लो। डेलिक ने थैंक्स बोला और फिर नॉइस सिटी की खबर दी। शियो और लेनर्ड फिर से शॉक में चले गए। क्लाइंट को नॉइस सिटी और पहाड़ी फॉगी टाउन में अनकैनी सा रिजेम्बलेंस लगा। क्राउड मैरियोनेट जैसा बिहेवियर, हायर सीक्वेंस सीयर आइटम या कोई मॉन्स्टर। क्लाइंट ने सब क्वाइटली नोट कर लिया। शियो ने द वर्ल्ड की तरफ देखा और बोली, MI9 गवर्नमेंट स्पैरो की ओरिजिन्स की जांच कर रहा है। एटमॉस्फेयर फिर से हैवी, मिस्टीरियस और टेंशन भरा हो गया। चैप्टर 960 द फूल्स साय। गवर्नमेंट स्पैरो नाम सुनते ही लंबे ब्रॉन्ज टेबल के दोनों ओर बैठे मेंबर्स ने द वर्ल्ड की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला। पूरा माहौल साइलेंट और टेंस था। सबको अंदाजा था कि ये क्रेजी एडवेंचरर गवर्नमेंट स्पैरो फिर से कोई बड़ा कारनामा कर चुका है, जैसे एडमिरल हेल लडवेल को मार देना। पर ऑड्री को नहीं लगता कि यही मेन वजह थी कि उसे मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। लियोनार्ड को तुरंत रियलाइजेशन हुआ। सबको पता है, टैरो क्लब के सारे मेंबर्स जानते हैं कि द वर्ल्ड ही गवर्नमेंट स्पैरो है। क्लाइंट का डिस्गाइज परफेक्ट था, फिर भी उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। लियोनार्ड अंदर ही अंदर कंफ्यूज था। सामान्यतः ऐसे गैदरिंग्स में अपनी बैकग्राउंड छुपाई जाती है, और ये क्लाइंट, इस पजलमेंट में लियोनार्ड ने द वर्ल्ड की होर्स वॉइस सुनी। MI9 ने क्या क्लूज पकड़े हैं? शियो ने बिना झिझक रिप्लाई किया। उन्होंने कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट स्पैरो एक फेक आइडेंटिटी है, सोर्स्ड फ्रॉम बैकलैंड। पहले वो शर्लॉक मोरियार्टी था, पर शर्लॉक मोरियार्टी भी रियल आइडेंटिटी नहीं है। लियोनार्ड ने धीरे से चारों तरफ देखा। बाकी मेंबर्स सरप्राइज नहीं थे, पर उनकी रिएक्शन भी ऑब्वियस नहीं थी। मतलब उनका नॉलेज केवल सरफेस लेवल था। द वर्ल्ड ने क्लाइंट के कंट्रोल में हल्की हंसी के साथ मिस जजमेंट की इन्फॉर्मेशन को डिसमिस करते हुए कहा, ऐसी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में फेक आइडेंटिटी का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल था। पहले क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट को पकड़ना पड़ता या उससे शैरन की न्यूज लेनी पड़ती। लियोनार्ड के हिसाब से अगर वो डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी के इवेंट से शुरू करता तो शायद और क्लूज मिलते, पर MI9 रॉन्ग डायरेक्शन में था। क्लाइंट इंटरनली खुश था। शियो ने धीरे से अपनी नजरें हटा ली और आगे कुछ नहीं बोला। फिर ऑड्री ने सोच विचार कर पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप भविष्य में बैकलैंड लौटेंगे? क्या आप ड्वेन डांटेज आइडेंटिटी यूज करेंगे? एक क्वालिफाइड साइकाट्रिस्ट के रूप में उसका उद्देश्य था कि द वर्ल्ड की मेंटल स्टेट को टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स से छुपाया जाए। बस ये सुनिश्चित करना था कि वो लियोन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में कांटेक्ट में रहे, ताकि रियल वर्ल्ड में बेटर चेकअप पॉसिबल हो। मिस जजमेंट की बात सुनते ही लियोनार्ड का दिमाग ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हुआ। क्लाइन मोरियार्टी इक्वल्स ड्वेन डांटेज। उसने पहले डांटेज से फेस टू फेस बात की थी। इम्पॉसिबल। ये व्यक्ति एक अनडाइंग क्रीचर है, फोर्थ ईपॉक से जीवित है। शियो भी शॉक थी। मैंने उसके लिए मिशन एक्सेप्ट किया था, उसकी प्रोटेक्शन की थी, और ये आदमी मुझे एक हाथ से क्रश कर सकता है। फॉर्स चुपके से शर्मिंदगी में अपने आप से बोली, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस थोड़ा हिंट। एल्जर और कैटेलिया ने उनकी रिएक्शन से समझ लिया। मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट रियल वर्ल्ड में परिचित हैं। मिस जजमेंट ने पहले ड्वेन डांटे से कांटेक्ट किया था, पर उसे नहीं पता था कि वही गवर्नमेंट स्पैरो है। ऑड्री एक सीनियर स्पेक्टेटर के रूप में द स्टार और जजमेंट की अबनॉर्मैलिटीज तुरंत नोटिस कर गई। उसने खुद से कहा, ऑड्री, रिफ्लेक्ट करो, अब सुधारो, और उसने मिस्टर वर्ल्ड के बोलने से पहले सिचुएशन को संभाल लिया। द वर्ल्ड ने फिर कामली रिप्लाई किया, हाँ, समय आने पर कुछ मैटर्स में आप सभी की हेल्प आवश्यक हो सकती है। उसने अपनी नजरें जस्टिस, मजिशियन, जजमेंट, स्टार और मून पर घुमाई। ऑड्री इंस्टेंटली समझ गई कि मिस्टर वर्ल्ड का इशारा क्या था। एक्साइटेड भी हुई, थोड़ी वरीड भी। एक्साइटमेंट इसलिए कि सीक्रेट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स के पास एक दूसरे के बारे में कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी। वरीज इसलिए कि ऑपरेशन से बैकलैंड की सिक्योरिटी पर कोई थ्रेट ना आए। एल्जर ने गंभीर स्वर में कहा, चर्च ऑफ एवरनाइट का ट्रेटर आर्च बिशप इंस जैंगविल वेस्ट बैलम में मारा गया। सील्ड आर्टिफैक्ट 008 का पता नहीं, केवल इतना पता है कि बैटलफील्ड चर्च ऑफ एवरनाइट ने क्लियर किया। लियोनार्ड और बाकी लोग शॉक्ड थे। ये पहली बार था जब ऑड्री और कंपनी को ये न्यूज सुनाई दी। कुछ क्षण की साइलेंस के बाद द फूल क्लाइन ने अचानक हाथ बढ़ाया और टेबल पर हल्का सा टैप किया। सभी मेंबर्स इंस्टेंटली अपराइट हुए, लियोनार्ड और शियो भी, रिफ्लेक्सिव। फिर द फूल की गहरी गंभीर हंसी और हल्की आह ग्रे फॉग में गूंज गई। द टाइम्स हैव चेंज्ड। समय बदल गया क्योंकि इंस जैंगविल का मैटर क्रिटिकल था।
लियोनार्ड जो उस इवेंट में इन्वॉल्व था जानता था कि ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट कितना खतरनाक था, पर उसने नहीं सोचा था कि उस दिन की घटना समय बदल सकती है। सब मेंबर्स अटेंटिव और फोकस थे। क्लाइन ने चारों ओर देखा, हंसी और थोड़ी सी आह छोड़ी। एडम अब डिवाइन होने के एक स्टेप और करीब है। इतनी साधारण सी बात सुनते ही टैरो क्लब के हर मेंबर के अंदर वेव्स ऑफ टमल्ट फैल गए। लेनर्ड को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स, जिनको जायो या द मजिशियन ने पहले से ब्रीफ किया था, तुरंत एडम की जानकारी याद कर बैठे। एंशिएंट सन गॉड, सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर का बेटा, ब्लास्फेमर अमोन का भाई। शक था कि वो 8 किंग्स ऑफ एंजल्स में से एक हो सकता है। और ये मिथिकल फिगर जो कैटेक्लिज्म से पहले एग्जिस्ट करता था, रियल वर्ल्ड में फिर से एक्टिव हो गया और ही डिवाइन होने के एक स्टेप और करीब है। कैटलिया के लिए ये रियलाइजेशन अचानक आया। मिस्टर फूल की आह का मतलब था कि एडम शायद बस एक स्टेप शॉर्ट है डिवाइन थ्रोन सीक्वेंस 0 तक पहुंचने में। कोई भी समय वो स्टेप ले सकता है। एल्गर सबकॉन्शियसली अपने हाथ जोड़ते हुए सोच में पड़ गया। सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड का जन्म होने वाला है। 5th एपॉक में भी ट्रू गॉड्स की बर्थ्स होती हैं? क्या ये इस एपॉक का पहला ट्रू गॉड होगा? डेटीज अब रियल वर्ल्ड में डिसेंड नहीं कर सकते, फिर भी सीक्वेंस 0 का अपीयर होना अनबिलीवेबल था। एल्गर हमेशा एम्बिशियस रहा, सीक्वेंस 2 तक पहुंचने की सोच रखता था एंजल बनने के लिए, पर एडम के बारे में सुनकर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। याद रखो, लास्ट टाइम जब कोई सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड बना था, वो था फॉर्मर गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, जो अब गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी है। वो लेट 4th एपॉक में हुआ। 5th एपॉक में 1300 साल से ज्यादा कोई नया एग्जिस्टेंस डिवाइन थ्रोन तक नहीं पहुंचा। नो वंडर मिस्टर फूल ने कहा कि द टाइम्स विल चेंज एज अ रिजल्ट। कैटलिया के स्कैटर्ड थॉट्स में अचानक रियलाइजेशन आया, जैसे वो वेव्स देख सकती हो जो एक एपॉक के अंत को मार्क कर रही हों। सीक्वेंस 4 रिचुअल के लिए इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी रेडी थे और प्रिपरेशंस चल रही थीं। कैटलिया को लगता था कि उसे जल्द ही डिविनिटी मिलने का चांस है, जिससे वो अपनी एग्जिस्टेंस बदल सके। जॉय, एंटिसिपेशन, अनईजी सब मिक्स हो गया। पर इसी बीच अचानक उसे हॉरर का एहसास हुआ। सब बस करना चाहती थी कि क्वीन मिस्टिक से फेस टू फेस कम्युनिकेट करे, फ्यूचर कंफर्म करने के लिए। फॉर्स, जायो और बाकी मेंबर्स की रिएक्शंस अलग अलग थीं। शॉक हुआ कि एडम डिविनिटी अचीव करने वाला है। 5th एपॉक में ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरी ओर अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए चिंता भी थी। एमलिन जो सैंग्विन था या ऑड्री जो लोएन किंगडम के अपर क्लास में रहती थी, सभी 5th एपॉक में रहते थे, हजारों साल की हिस्ट्री के साथ। ट्रू गॉड्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट करना तो दूर की बात, ईविल गॉड्स जैसे ट्रू क्रिएटर के सामने भी फेयर और ऑ महसूस होती थी। इसलिए कोई भी सोच ही नहीं सकता था कि जल्द ही कोई गॉड अपीयर होने वाला है। उनकी नज़रों में द फूल एक रीअवेकेंड एंशिएंट गॉड था, ओरिजिनली सीक्वेंस 0 के थ्रोन पर बैठा हुआ। वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग डिवाइन। गॉड बनने का मतलब डेरिक एक्साइटेड था, जैसे उसे होप दिखाई दे रही हो और टारगेट सामने हो। उसके लिए केवल सीक्वेंस 0 ही सिटी ऑफ सिल्वर को बचा सकता है। एडम गॉड बन रहा है? लेनर्ड को पता नहीं था कि एडम कौन है, पर सिर्फ ये शब्द वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग डिवाइन समझना आसान था। लेनर्ड ने इसे उस ऑर्डिनरी प्रीस्ट से कनेक्ट किया जो बैटल के बाद आया और 008 क्लाइंट के सामने उठा लिया। वो एडम है या एडम का सबऑर्डिनेट? नहीं, 008 एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट है। केवल एडम जो डिवाइन थ्रोन के बहुत करीब है, इसे पर्सनली हैंडल कर सकता है। नो वंडर इन जैंगविल के साथ बैटल अपेक्षा से आसान थी। लेनर्ड ने सोचा, मैं और क्लाइन इन जैंगविल को हेल में ले जाएंगे। हुज एडम? क्यों मैंने हिम के बारे में कभी नहीं सुना? शायद एंजल द्वारा पैरासिटाइज होने का असर था, जिससे लेनर्ड को 4th एपॉक के कुछ सीक्रेट्स और डेवलपमेंट्स पता चल गईं। उसकी फीलिंग्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुई, बस पजलमेंट और क्यूरियोसिटी एडम की ट्रू आइडेंटिटी के लिए। इस बीच द फूल फिर कुछ नहीं बोला, बस ऐसा लगता था कि वो मेंबर्स को वॉर्न कर रहा था टाइम्स के चेंज की तैयारी के लिए। कंफ्यूजन और वॉन्डरिंग थॉट्स के बीच द वर्ल्ड गर्मिन स्पैरो ने द स्टार लेनर्ड की ओर देखा और कामली कहा, एडम एंशिएंट सन गॉड का बेटा है, ब्लास्फेमर अमोन का भाई। लेनर्ड तुरंत शॉक्ड हो गया, एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाया। अमोन के बारे में उसकी डीप इंप्रेशन और ट्रॉमा थी। एडम अमोन का भाई था, इसलिए हॉरर का लेवल दोनों में सिमिलर हो सकता था। द वर्ल्ड ने स्टार की रिएक्शन इग्नोर की और कंटिन्यू किया। अब कंफर्म किया जा सकता है कि एडम 8 किंग्स ऑफ एंजल्स में से एक है, टाइटल एंजल ऑफ इमेजिनेशन। ही का रैंक एंजल ऑफ टाइम अमोन के बराबर है। ही ने इंस जैंगविल को टारगेट किया ताकि 008 अपटेन कर सके और डिवाइन पाथ के शॉर्टफॉल्स पूरा कर सके। प्लान सफल रहा।
एंजल ऑफ इमेजिनेशन, एडम स्पेक्टेटर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स है। ऑड्री ने तुरंत इसे ड्रैगन किंग एंक्विल्ट के टाइटल ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन से कनेक्ट किया। माइंड ड्रैगन्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पेक्टेटर पाथवे। लेनर्ड के लिए कॉम्प्रिहेंशन ऑब्स्टिकल आया। किंग ऑफ एंजल्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पर एम्बैरेसमेंट की वजह से पूछ नहीं पाया। उसने प्लान किया था कि ही अवेकन होने के बाद ओल्ड मैन से मदद लेगा। एल्गर गर्मिन स्पैरो की बातों पर पॉन्डर कर रहा था। एक्सप्रेशन थोड़ी ऑड हो गई। उसने प्रोब किया, लगता है आपने ये मैटर देखा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी फेमिलियर हॉर्स लाफ्टर सुनने लगे। गर्मिन स्पैरो ने लाफ किया और स्टार की ओर देखते हुए कैजुअली कहा, इंस जैंगविल का मर्डर मैंने और मेरे पार्टनर ने किया। कैटलिया का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो एक्सेप्ट कर सकती थी कि गर्मिन स्पैरो इजीली एडमिरल हेल को खत्म कर सकता है, पर वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो एक रियल सीक्वेंस 4 डेमीगॉड को भी मार सकता है। कैटलिया जल्दी काम हुई। किंग ऑफ एंजल्स इन्वॉल्व होने से सीक्वेंस 5 कई कोइंसिडेंसेस के साथ हेविली इंजर्ड डेमीगॉड को मार सकता है। साथ में पार्टनर भी था। ऑड्री ने द वर्ल्ड की कॉन्फिडेंट टोन रीड की और क्यूरियोसिटी में पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप पहले से डेमीगॉड बन चुके हैं? द वर्ल्ड ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, बस चकल किया। फ्यूचर में आप सभी डेमीगॉड मैटर्स मेरे पास इंटरेस्ट कर सकते हैं। हर मेंबर ने बीच की बात समझ ली। He had become a genuine sequence 4 demigod and capable of killing peers at his level. कैटलिया उस समय abnormal काम हो गई। She tried hard to recall सब कुछ जो उसने देखा और सुना गर्मिन स्पैरो के बारे में। She was sure, before visiting ruins of battlefield of gods, वो केवल सीक्वेंस 6 था। ग्लव के साथ उसने सीक्वेंस 5 को मैच किया। मर्मेड सर्च बिना हंट किए। रिचुअल रिक्वायरमेंट था। इसका मतलब था कि वो तब सीक्वेंस 5 तक एडवांस हो चुका था। उसके बाद के परफॉर्मेंसेस इस बात को कंफर्म करते थे। आज लगभग 3 महीने बाद गर्मिन स्पैरो ने बैटलफील्ड रूइंस में कदम रखा और सीक्वेंस 4 में एडवांस होकर डेमीगॉड बन गया। कैटलिया की वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग अपसाइड डाउन हो गई। वो बहुत यंग थी, अंडर 30। सीक्वेंस 5 और एडमिरल ऑफ स्टार्स बनने में उसे 7-8 साल लगे। अभी लास्ट 1-2 साल में कॉन्फिडेंस आया कि वो डेमीगॉड बनने की कोशिश करे। प्रेपरेशन शुरू करने के बाद वो दूसरों से बहुत आगे थी। मिस्टर वर्ल्ड इंप्रेसिव है, इतनी जल्दी डेमीगॉड बन गया। डेरेक जेन्युइनली खुश था। आइडलाइजेशन बढ़ गया। फास्टेस्ट डेमीगॉड बनने की उम्मीद। ऑड्री अलार्म्ड और डिलाइटेड दोनों थी। अब उसे गर्मिन स्पैरो की मेंटल अबनॉर्मैलिटी समझ में आई। लो स्पिरिट्स, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, डेमीगॉड बनने के बाद अक्यूमुलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे साइकेट्रिस्ट बनने पर नियरली कंट्रोल लूज हुआ। सीक्वेंस 4 और गॉडहुड के बाद रियलिटी पेनिट्रेशन बढ़ी। तब उसने महसूस किया कि उसने बहुत लंबा समय सोया। फैमिली पास्ट अवे, गोल्स खो गए। कितनी पिटेबल सिचुएशन है। वार्म नेचर के बावजूद डीप फीलिंग्स फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। पर एनवी भी हुई। मिस्टर फूल्स ब्लेसेड होने से इतनी तेजी से एडवांसमेंट होती है। मुझे भी जल्दी डेमीगॉड बनना चाहिए। मिस्टर फूल का कहना द टाइम्स हैव चेंज्ड एज अ रिजल्ट, इससे एंग्जाइटी भी। एमलिन और बाकी मेंबर्स अभी भी शॉक्ड थे। एल्गर भी एनवी और जेलसी महसूस कर रहा था। एज मिस्टर फूल्स ब्लेसेड, गर्मिन स्पैरो का एडम और 008 मैटर इन्वॉल्वमेंट क्लियरली एक्सीडेंट नहीं था। हो सकता है म्यूचुअल प्लान हो एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम और मिस्टर फूल के बीच। 2 मिथिकल फिगर्स कैटेक्लिज्म से पहले एग्जिस्ट करते थे। एक अवेकन हुआ, दूसरा एडवांस कर रहा, सीक्रेटली मिल रहे हैं। एल्गर ने सोचा, एडम ने 008 अपटेन किया और डिवाइन थ्रोन का डोर खोल दिया तो मिस्टर फूल को क्या बेनिफिट मिला? एल्गर सबकॉन्शियसली सीट ऑफ ऑनर की तरफ स्लाइटली बाव किया। डायरेक्ट नहीं देख सका, सिर्फ कॉर्नर ऑफ आई से देखा। चैप्टर 962 बीइंग नोन। लगभग इंस्टेंटली एल्गर ने महसूस किया कि मिस्टर फूल अब पहले जैसा नहीं रहा। पास्ट में भले ही मिस्टर फूल डिस्टेंट और प्रोफाउंड लगता था, जैसे ही अनफैथमेबल हो और ऊपर से सब कुछ देख रहा हो, बस इतना ही। पर अब ऐसा नहीं था। इवन जब वो कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने पूरे स्पेस के साथ खुद को फ्यूज कर लिया हो। क्लियर एक्सप्रेशन, ही अब पिनिकल लेवल का रूलर था। अपने गेज को स्वीप करते हुए एल्गर ने 3rd कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी को देखा और गेस में और कॉन्फिडेंट हो गया। इंडीड, मिस्टर फूल और एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम ने कोऑपरेट किया था इंस जैंगविल के डिमाइस को मैकिनेट करने के लिए। एक ने 008 ऑब्टेन किया, जिससे ही एक स्टेप और करीब हो गया गॉड बनने में, और दूसरे ने कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी में विभिन्न बेनिफिट्स ऑब्टेन किए और सब्सटैंशियल स्ट्रेंथ रीगेन किया। द टाइम्स विल चेंज एज अ रिजल्ट। उस सेकंड एल्गर ने और गहराई से समझा कि मिस्टर फूल ने अभी क्या कहा।
बाकी मेंबर्स ने अनडाउटेडली नोटिस किया कि एल्जर ने अपना सिर घुमाया और उन्होंने रियलाइज किया कि वो मिस्टर फूल की तरफ देख रहा था। थोड़ी सी सरप्राइज के बाद सबने अलग अलग स्पीड से एक रियलाइजेशन की। मिस्टर फूल शुरुआत से ही अवेयर था कि एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम का प्लॉट था इन जैंगविल के खिलाफ और उसने अपने ब्लेसेड को कोऑपरेशन के लिए भेजा था। ही ने यहां तक कि एक सर्टेन लेवल का हेल्प भी प्रोवाइड किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो एक रिसेंटली एडवांस्ड डेमीगॉड कैसे शामिल हो सकता था ऐसे मैटर में जिसमें एक किंग ऑफ एंजल्स और ग्रेड ओ सील्ड आर्टिफैक्ट इन्वॉल्व थे। अगर ऐसा नहीं होता तो द वर्ल्ड इतनी आसानी से सिचुएशन को समझ ही नहीं पाता, भले ही वो सारी तरह की कोइंसिडेंसेस के कारण एम्ब्रॉयल्ड हो गया हो। कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी का ऑब्टेन होना, द वर्ल्ड्स एडवांसमेंट, इन जैंगविल की मौत, एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम के गोल का मीट होना, ये सब एक ही वीक में हुआ। इसका मतलब है कि इन सब के बीच रिलेशनशिप टाइटली इंटरट्वाइंड है। माय प्रीवियस इंट्यूशन सही थी। एक नए कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी का ऑब्टेन होना और द वर्ल्ड्स मेंटल स्टेट में एबनॉर्मैलिटी, ये दोनों उसी मैटर के डिफरेंट आउटकम्स थे। ऑड्री ने भी हल्की नॉड की, कंफर्म करते हुए कि उसकी थ्योरी सही थी। लेनार्ड इंक्रीजिंगली कन्विंस्ड हुआ कि इन जैंगविल का मैटर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था जितना उसने इमेजिन किया था। किंग ऑफ एंजल्स एडम के अलावा वहां और भी लाइकली कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स होंगे सिमिलर लेवल्स के। अदरवाइज अमोन का भाई, एंशिएंट सन गॉड का बेटा एडम को मिस्टर फूल की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार 008 जितना भी पावरफुल और टेरिफाइंग क्यों न हो, वो ब्लास्फेमर से कंपेयर ही नहीं कर सकता, जैसा ओल्ड मैन ने डिस्क्राइब किया था। एडम और अमोन शायद बराबर के थे। जो इविल स्पिरिट क्लाइन ने अंडरवर्ल्ड में खींचा वो इतना सिंपल नहीं है। इसे सिर्फ बीइंग फ्रॉम द हंटर पाथवे कहकर डिस्क्राइब करना पर्याप्त नहीं होगा। क्लाइन का पार्टिसिपेशन इन जैंगविल के मैटर में सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं था, बल्कि मिस्टर फूल के ऑर्डर्स के कारण था। जैसे ही लेनर्ड ने यह समझा, उसने नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट नहीं की, उल्टा सीक्रेटली उसे रिलीफ महसूस हुआ। उसकी नज़र में यह बहुत ही ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। मिस्टर फूल का ऐसा गैदरिंग कन्वीन करना और इसे डीटी की तरह होस्ट करना सिर्फ इसलिए नहीं कि ही एरिया को लाइवली बनाना चाहता था या गुडविल दिखा रहा था। ही के डेफिनेटली अपने गोल्स और नीड्स थे जिन्हें ब्लेसिड जैसे क्लाइन या मेंबर्स पूरे करें। इसलिए इन जैंगविल से रिवेंज लेना और मिस्टर फूल का मिशन एक्सेप्ट करना दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं थे। मिशन लेने से रिवेंज की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। जहां तक बात है लेनार्ड के रिलीफ की, वो इसलिए क्योंकि उसने माना कि मिस्टर फूल का क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ गोल्स सिचुएशन को और बेहतर बना देता है। सब कुछ केओटिक और अननोन होने के बावजूद लेनार्ड को गेस करने या ट्रेपिडेशन के साथ वेट करने की जरूरत नहीं थी। ओरिजिनली उसे पलेस ज़ोरास्ट के लिए इंटेंस वरीनेस थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ही के ट्रू मोटिव्स के बारे में सर्टेनिटी नहीं थी। इस समय द फूल क्लाइन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मेंबर्स के गेसेस और थ्योरीज को कंफर्म या डिनाई नहीं किया। द वर्ल्ड को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, एडम शायद एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर चुका है और वो सीक्रेटली टाइम्स के डेवलपमेंट को स्टीयर कर रहा है। बहुत से इंपॉर्टेंट फिगर्स जिन्हें तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। ये लोग एक मैटर के बाद दूसरे मैटर को मैकिनेट करते रहते हैं। ऑल्सो यहां से निकलने के बाद एडम का नाम मत बोलना या लिखना, इंक्लूडिंग ही का टाइटल। ऐसी चीजों के बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि ही में ये ट्रेट है कि एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन। जितना ज्यादा तुम ही के बारे में जानोगे उतना ज्यादा ही तुम्हारे बारे में जान सकता है। ये कुछ 008 जैसा है। मिस्टर वर्ल्ड्स का डिस्क्रिप्शन सुनकर ऑड्री इंस्टेंटली याद कर पाई कि उसने मिस्टर फूल से पहले इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना था, द ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर। ये उसे जल्दी से एक करेस्पॉन्डिंग थ्योरी के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया। द किंग ऑफ एंजल्स एडम ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का लीडर था। एंजल ऑफ इमेजिनेशन स्पेक्टेटर पाथवे का मेंबर था, ठीक वैसे ही जैसे 008। इसलिए एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन ये इस पाथवे की हायर सीक्वेंस वाली बियॉन्ड पावर थी। वैसे ही द मोर यू नो ऑफ इट द मोर इट नोज ऑफ यू। इम्प्रेसिव, लेकिन ये थोड़ी नॉइजी नहीं होगी। ऑड्री ने थोड़ी एनवी के साथ इसे मोमेंटरीली देखकर थोड़ी वरीड और पजल्ड भी हुई। एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी ड्यूक नेगन के असैसिनेशन के पीछे और जो कीलांगॉस के पीछे बैकर था, वो सब किंग ऑफ एंजल्स एडम ने एस्टैब्लिश किया था। एल्जर पहले थोड़ा एनलाइटेंड हुआ, फिर उसका एक्सप्रेशन गिर गया। उसने सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि जो प्रिमिटिव आइलैंड उसने पहले एक्सप्लोर किया था वो इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि कीलांगॉस एक बार वहां डीप वेंचर किया था और कई आइटम्स डिस्कवर किए थे। इसके अलावा आइलैंड का फाइनल डिसअपियरेंस बिल्कुल उस पावर जैसा था जो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के बारे में द सन ने डिस्क्राइब किया था।
इन दोनों चीज़ों को मिलाकर उसने अपने दिमाग में थ्योरी बनाना शुरू किया और गहराई से रियलाइज किया कि मिस्टर फूल्स का एल्जर ने रियलाइज किया कि कोऑपरेशन विद द एंजल ऑफ इमेजिनेशन उस समय शुरू हुई थी जब वो और गर्मिन स्पैरो उस प्रिमिटिव आइलैंड में कदम रख चुके थे। वो और ज्यादा कन्विंस्ड हुआ कि ये सच था क्योंकि आइलैंड के रूइन में जब एग्जिस्टेंस अवेकेंड तो केवल एक साय हुआ और उन्हें वहां से जाने से किसी ने नहीं रोका। तो यही बात थी। इंपॉर्टेंट फिगर्स जब अपनी प्लॉयज सेट करते हैं वो सच में बहुत अच्छे से कंसील्ड किए जाते हैं। उस वक्त मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। गॉड्स के बीच के गेम्स सच में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। शायद सिर्फ सीक्वेंस 1 बियॉन्डर्स या फिर किंग ऑफ एंजल्स ही पार्टिसिपेट करने के योग्य हैं। एल्जर ने एक बैफलिंग सेंस ऑफ डिजायर के साथ साय किया। फॉर्स पहले ही भूल चुकी थी उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को जिसे मिस्टर फूल ने पहले मेंशन किया था। सिर्फ जब उसने सुना एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन तभी उसे याद आया कि ये ड्यूक नेगन के असैसिनेशन से रिलेटेड था। लेकिन उसे इस प्रॉब्लम की चिंता नहीं थी बल्कि कुछ और। जब वो शियो को टैरो क्लब की जनरल नॉलेज और जनरल एक्सप्रेशन के बारे में इन्फॉर्म कर रही थी उसने एडम का नाम मेंशन किया था। एडम में ये ट्रेट है कि एनी मेंशन विल बी नोन, ये शियो और मैग ही के सामने नोन हो गए। फॉर्स ने इंस्टेंटली हॉरिफाइड फील करना शुरू किया क्योंकि उसने उसे कभी ये एम्फसाइज नहीं किया था कि किंग ऑफ एंजल्स का नाम बाहर की दुनिया में न ले। I've mentioned एडम इन द रियल वर्ल्ड, फॉर्स ने क्लियरली स्टैमर करते हुए कहा। शियो की नर्व्स ऐसे टाट हो गईं जैसे कोई वेनमस स्नेक उसके कपड़ों में क्रॉल करके उसकी बैक पर स्लाइड कर रहा हो। कैटला टर्सली एक्नॉलेज्ड, नो नीड टू वरी, ऑल्दो नॉट मेनी पीपल नो अबाउट एडम एंड अमोन, लेकिन कमी नहीं है। मैंने ही का नाम कई ओकेजन्स पे मेंशन किया है। बस इतना ध्यान रखना कि जो वर्ड्स तुम मेंशन करो वो किसी सीक्रेट से रिलेटेड ना हो। मुझे लगता है कि ही बस तुम्हें थोड़ी देर ऑब्जर्व करेगा फिर अपनी गेज कहीं और डाल लेगा। उसने ये कॉन्फिडेंस से कहा क्योंकि मोजेस एसेटिक ऑर्डर जिसे नॉलेज के लिए परस्यू किया गया था में एडम का एग्जिस्टेंस कोई सीक्रेट नहीं था। लोग अक्सर ही का नाम लेते थे। इस समय उसके दिमाग में एक और सवाल आया। कुड इट बी कि वो सीक्रेट एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्परर रोजेल भी शामिल था वही ऑर्गेनाइजेशन थी जो किंग ऑफ एंजल्स एडम ने एस्टैब्लिश किया था। फॉर्स जल्दी से अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करने लगी और थोड़ी हेजिटेंट होकर बोली, देयर वर मेंशंस इन्वॉल्विंग द फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, द जायंट किंग्स कोर्ट, अमोन, किंग ऑफ एंजल्स एंड अदर नॉलेज। वुड दैट बी अ प्रॉब्लम? उसे थोड़ी खुशी भी हुई कि उसने कभी टैरो क्लब का नाम नहीं लिया था, न ही बाकी मेंबर्स का डिस्क्रिप्शन दिया था। सबसे ज्यादा उसने बस इतना मेंशन किया था कि सबसे ग्लूमी गर्मिन स्पैरोफ है। कैटला ने थोड़ी देर सोचा और कहा, एट योर सीक्वेंस उस लेवल का नॉलेज डिस्कस करना वाकई में थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन अगर एडम डीपर डेल्व करे तो उसे पता चल जाएगा कि तुम अब्राहम फैमिली से रिलेटेड हो। ये जानना उसके लिए नॉर्मल है। जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि अब्राहम फैमिली से जुड़े किसी भी मेजर मैटर में तुम्हें एडम के प्रति कॉशियस रहना पड़ेगा। कैसे रहूं कॉशियस उसके लिए? फॉर्स ने हेल्पलेस स्माइल फोर्स करते हुए कहा और ग्लांस किया सीट ऑफ ऑनर को जो लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल पर थी। फिर उसने वापस देखा दी हर्मिट को और बोली, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। चूंकि मिस्टर फूल ने कुछ नहीं कहा, फॉर्स ने डिसाइड किया कि वो मैडम हर्मिट की बातों पर भरोसा करेगी। इस समय क्लाइन ने अपने अंदर साय किया। बैक व्हेन कैटलाई ने एडम का नाम टैरो गैदरिंग के दौरान लिया था उस समय उसे पता ही नहीं था कि एडम का नाम वर्बलाइज नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं कि वो ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ये बात उसे तब समझ में आई जब उसने ग्रोसेल्स ट्रैवल्स में प्रवेश किया और एसेटिक स्नोमैन से जाना कि एडम वास्तव में एंजल ऑफ इमेजिनेशन है। तभी उसने इस बात को ग्रास्प किया और थ्योरी बनानी शुरू की। एम्परर रोजेल की डायरी से मिस्टर डोर का वार्निंग देखकर और कुछ प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन मिलने के बाद उसे मौका ही नहीं मिला कि वो सभी मेंबर्स को वार्न कर सके। इसके अलावा चर्च ऑफ स्टीम के आर्च बिशप ने कैजुअली एडम का नाम लिया था जिससे उसे लगा कि रियल वर्ल्ड में कई लोग एडम को जानते हैं और ये कोई टैबू नहीं है। साथ ही एडम शायद उसका फुल नेम नहीं है। वो जल्दी में नहीं था कि कॉन्वर्सेशन को इस तरफ ले जाए, बस वो सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था। एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन एडम द्वारा एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन सच में इंप्रेसिव है। क्या यही टारगेट है जिसको हमारा टैरो क्लब एम कर रहा है? एमलिन ने इसे डीपली पॉन्डर किया और टैरो क्लब की एक क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाई। उसने पहले टैरो क्लब के लिए एक कैटेगरी फिगर आउट करने की कोशिश की थी। उसे रियलाइज हुआ कि ये ऑर्थोडॉक्स चर्च जैसी नहीं है और न ही किसी और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी है। मसाया अलायंस होने के अलावा इसमें ज्यादा कुछ स्पेशल चीज नहीं थी। इससे उसका एनालिसिस थोड़ा मडल्ड हो गया और आज उसने आखिरकार कंफर्म कर लिया कि टैरो क्लब का अर्ली डेवलपमेंट सच में एडम की ऑर्गेनाइजेशन से मैच कर सकता है। चैप्टर 963 प्रॉब्लम विद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में गड़बड़ी।
लेनर्ड की जानकारी के अनुसार फोर्थ एपॉक के ट्यूडर एम्पायर में जितने बड़े नोबल फैमिलीज थे, उनमें अब्राहम फैमिली सबसे ऊपर मानी जाती थी। यहां तक कि अमोन फैमिली, जिसके पास ब्लास्फीमर था, उससे भी ऊपर। हाँ, वो ये पक्का नहीं कह सकता था कि अमोन फैमिली में असली मेंबर्स थे या नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो सन ऑफ गॉड के अवतार ही घूम रहे थे। मिस मैजिशियन असल में अब्राहम फैमिली की एक महत्वपूर्ण मेंबर है। यहाँ कोई भी हल्के में लेने लायक नहीं है। क्या इसे ही प्रोटैगनिस्ट्स की गैदरिंग कहते हैं? लेनर्ड ने पहले हल्की सांस ली और फिर खुद पर तंज कसा। डेरेक चुप रहा। वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। उसने मिस्टर वर्ल्ड की बातें और द मैजिशियन और द हर्मिट के बीच हुई बातों को बस ध्यान से सुना और मन में रख लिया। उसके लिए बाकी सदस्य आउटर वर्ल्ड के लोग थे। उनकी चीजों का उससे या सिटी ऑफ सिल्वर से ज्यादा संबंध नहीं था। उसे सिर्फ किंग ऑफ एंजल्स से जुड़े मामलों से फर्क पड़ता था। आखिरकार एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस, डार्क एंजल सैसरिल और रेड एंजल मेडिसी ने सिटी ऑफ सिल्वर के आसपास कई निशान छोड़े थे। और एंजल ऑफ टाइम अमोन तो खुद सिटी ऑफ सिल्वर आया था और अवर्णनीय डर लेकर आया था। सब शांत हो गए तो डेरेक कुछ बातें सोचने लगा। इसका नाम लो और पता चल जाएगा। चीफ को ये बात कैसे बताऊं, या फिलहाल बताना ही नहीं चाहिए। मैं बस इतना कह दूंगा कि अमोन क्रिएटर का सन है और उसका एक भाई भी है जो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन वाले पाथवे पर है। उसने आगे सोचा, अगर सिटी ऑफ सिल्वर पर बहुत बड़ा संकट आया तो क्या एडम मेरा बुलावा सुन पाएगा? क्या वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश कर सकता है? ये सोचकर वो शर्मिंदा हुआ, क्योंकि ऐसे समय में उसे मिस्टर फूल का नाम लेना चाहिए था। तभी द वर्ल्ड फिर बोला, वॉर एंजल मेडिसी बहुत पहले मर गया है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी जो सोल बची थी वो सॉरेन और इन्होन, दो बड़े परिवारों के एंसेस्टर्स की सोल्स के साथ मिलकर एक ईविल स्पिरिट बन गई है। इंस जैंगविल की मौत के समय इसके प्रकट होने के संकेत मिले थे। क्लेन ने ये बात दो कारणों से बताई थी। एक, लेनर्ड के जरिए एवनाइट चर्च तक जानकारी पहुंचे। दो, द हैंग्ड मैन को सावधान किया जाए, क्योंकि वो बैंसी 2 बार जा चुका था और शायद रेड एंजल ईविल स्पिरिट की फेट में फंसा हो। वॉर एंजल मेडिसी, वो मरा और ईविल स्पिरिट बन गया। बैंसी उसी के वंशजों का स्थान था। वो रोज रिडेम्पशन के संस्थापकों में से भी था। बैंसी हार्बर टेलीग्राफ ऑफिस में जो म्यूरल मैंने देखा था वो उसी ईविल स्पिरिट ने बनाया होगा। वर्ल्ड ने मुझे वहां इसलिए भेजा ताकि वो ईविल स्पिरिट कहाँ है इसकी जानकारी मिले और आगे की योजना न बिगड़े। सौभाग्य से मैंने वो म्यूरल नष्ट नहीं किया, वरना ईविल स्पिरिट का ध्यान मेरी ओर आ जाता। वो राहत की सांस लेते हुए और सतर्क हो गया। उसने सोचा ब्लू एवेंजर को बैंसी हार्बर से निकालकर ब्लू सी के नॉर्डर्न फ्रंट भेज देना चाहिए। ऑड्री, कैटलिया और बाकी सदस्य चुपचाप सुनते रहे। जानकारी भारी थी, पर अनुभव कम होने से वो ज्यादा जोड़ नहीं पाए। जब सारी जरूरी बातें हो गईं, द वर्ल्ड ने कहा, दैट्स अबाउट इट। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर एमलिन ने सीधा बैठकर कहा, मेरी जाति का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बैकलैंड आ रहा है और उससे मेरी मुलाकात तय हुई है। मुझे उससे कैसे निपटना चाहिए? हिम, यानी एक और एंजल। लेनर्ड अंदर से सुन्न हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि मिस्टर मून ने अपनी काइंड का जिक्र किया था और उसकी रेड आइज थीं। सैंग्विन, ये एमलिन वाइट है, हार्वेस्ट चर्च वाला। ये तो क्लेन को पहचानने के करीब था। लेनर्ड ने द मून को ध्यान से देखा। जितना देखता गया उतना पहचाना सा लगा। एमलिन को भी 10 स्टार की निगाहें महसूस हुईं। ऑड्री को खुशी हुई कि 10 स्टार शायद द मून को पहचान गया। एमलिन सोचने लगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या ये मुझे असल दुनिया में जानता है? क्या मैं इसे जानता हूं? उसने द स्टार की स्मेल पकड़ने की कोशिश की, पर ग्रे फॉग ने सब ब्लॉक कर दिया। वो द हैंग्ड मैन, द हर्मिट और द वर्ल्ड के सुझाव का इंतजार करने लगा और याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो द स्टार से पहले मिला है। ऑड्री के दिमाग में आया, द वर्ल्ड और द स्टार एक दूसरे को जानते हैं। द स्टार और द मून भी एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या द वर्ल्ड और द मून भी एक दूसरे को जानते होंगे? उसने द वर्ल्ड को देखने की कोशिश की, पर कुछ पढ़ नहीं पाई। अल्जर ने बोला, मिस्टर फूल ने अभी कहा कि समय बदल रहा है। सैंग्विन के बड़े लोग सेंसिंग कर रहे होंगे। ये जो मुलाकात है वो प्रोबिंग और सर्वेलेंस दोनों होगी। तुम सामान्य रहना, पर आगे तुम्हें टेस्ट्स और मिशंस मिलेंगे। एमलिन ने सिर हिलाया, जैसा मैंने सोचा था। तभी फोर्स बोली, मिस्टर मून, जो एंशिएंट कासल की इंटेलिजेंस तुमने दी थी वो बहुत गलत थी। वहां 2 एंशिएंट क्रैट्स थे और नीचे एक दरवाजा। उसके पीछे बहुत पावरफुल करप्टिव पावर थी। उस क्षेत्र में कदम रखते ही करप्शन शुरू हो जाती। एमलिन ने भौहें सिकोड़कर कहा, मैं सोर्स की जांच करूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। फोर्स सुरक्षित लौट आई थी, इसलिए उसने इसे ज्यादा खींचा नहीं। ऑड्री ने पूछा, वो करप्टिव फोर्स क्या थी? फोर्स ने कहा, मुझे नहीं पता। टैरो क्लब समाप्त हुआ। सबने मिस्टर फूल को प्रणाम किया और वापस वास्तविक दुनिया में लौटे। लेनर्ड के सामने उसकी रेड ग्लव रखी थी। तभी उसके मन में एक बूढ़ी आवाज गूंजी, अभी तुम किसके ड्रीम में गए थे? ओल्ड मैन जाग गया।
लेनर्ड खुश हुआ और राहत भी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया बल्कि सोचकर बोला, संभव है कि कुछ समय पर ड्वेन डांटेज असल में एज़िक एगर्स हों, जो किसी पर्टिकुलर आइटम से डिस्गाइज लेता हो। उसे लगा ओल्ड मैन का थ्योरी शायद गलत था, क्योंकि डांटेज एक शेयर्ड आइडेंटिटी थी और मिस्टर फूल के ब्लेसिड अलग अलग दिखते थे। 2 सेकंड बाद ओल्ड मैन बोला, तुमने याद दिलाया, एज़िक एगर्स के पास एक मास्क है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकता है। जैसा उम्मीद थी, लेनर्ड ने अपनी थ्योरी कंफर्म करते ही टॉपिक पर वापस लौट आया। ओल्ड मैन, आपने पूछा था कि मैं किसके सपने में गया था। उस दिन जब हमने इन जैंगविल से बदला किया था, उसी समय अमोन का भाई, जो एक किंग ऑफ एंजल्स है, प्रकट हुआ था। उसके दिमाग में ओल्ड मैन, पैलेस की आवाज कुछ सेकंड चुप रही, फिर एक भारी सी आह निकली। मैंने पहले ही सोचा था कि 008 से जुड़े मामलों में एडम का ध्यान जरूर आता है। खुशकिस्मती है कि मैंने पहले ही खुद को सुला दिया था। लेनॉर्ड के पास सोचने का टाइम नहीं था। वो झटके से बोला, ओल्ड मैन, आपने उसका नाम ले लिया। मतलब अब एडम की नजर इधर आने वाली थी, या शायद आ भी चुकी थी। ओल्ड मैन हल्का हंसा। तुम एडम के विशेषता जानते हो, लेकिन मेरा उसका नाम लेना इशू नहीं है। वो सोचेगा कोई और बात कर रहा है। लेकिन तुम ज्यादा मत सोचना। जितना तुम सोचोगे उतना एडम को पता चलेगा। उसकी अवेयरनेस पूरे दुनिया तक फैली है, 008 की तरह सिर्फ एक शहर तक नहीं। लेनर्ड ने दिमाग जबरन रोककर एडम के बारे में सोचना बंद किया। कुछ देर बाद उसके मुंह से अचानक निकल गया, ओल्ड मैन, क्या आपने नींद इसलिए नहीं ली थी कि आपकी हालत खराब थी, बल्कि इसलिए कि आप अमोन के भाई से भिड़ना नहीं चाहते थे? पैलेस ने गला साफ किया। दोनों कारण थे। हालत भी खराब थी, और ऐसी स्थिति में किंग ऑफ एंजल से कैसे छुपता? इतनी उम्र में मैं बेवकूफ़ी नहीं करने वाला। लेनर्ड थोड़ा शांत हुआ। मतलब आपने सोकर खुद को छुपाया, इसलिए उस किंग ऑफ एंजल्स ने मेरी असली समस्या नहीं पकड़ी? ओल्ड मैन फिर हंसा। नहीं, उसने पकड़ा था। लेनर्ड का चेहरा उतर गया। उसे लग रहा था कि शायद एडम पास खड़ा सुन रहा है। ओल्ड मैन बोला, तुम उसके बहुत करीब थे। तुम किंग ऑफ एंजल्स से कुछ नहीं छुपा सकते। और हां, तुमने क्रिटिकल मोमेंट पर ओल्ड मैन चिल्लाया था। लेनर्ड पक्कर बन गया। आपने सुना? नहीं, मैंने सुना नहीं, बस मुझे पता है तुम वैसे ही हो। मैं तुम्हें जानता हूं। लेनर्ड का चेहरा जल गया। ओल्ड मैन बोला, एडम को सिर्फ इतना पता चला कि तुम पर कोई पैरासाइट है। कौन है ये नहीं। ऐसे पैरासाइट्स वाले डेमिगॉड्स कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। लेनर्ड ने राहत की सांस ली। यही उसे डर था कि ओल्ड मैन पकड़ा गया और अमोन तक खबर पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद उसने पूछा, ओल्ड मैन, किंग ऑफ एंजल्स क्या होता है? ओल्ड मैन बोला, सीक्वेंस 1 से ऊपर, पर अभी गॉड नहीं बने। कुल 8 किंग्स ऑफ एंजल्स थे जो एंशिएंट सन गॉड की सेवा करते थे। लेनर्ड के दिमाग में सवाल उभरे, पर उसे पता था ओल्ड मैन अभी डिटेल नहीं बताएगा, तो उसने दूसरे मुद्दे पर आया। ओल्ड मैन, मेडिसी नाम का भी एक किंग ऑफ एंजल्स था, वॉर एंजल। ओल्ड मैन बोला, हाँ, उसे रेड एंजल भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत पहले मर चुका है और तुम उसकी डेथ प्लेस के काफी करीब गए थे। लेनर्ड चौंक गया। कहाँ? ओल्ड मैन झल्लाया, बैकलैंड के नीचे वाली रूइन। बैकलैंड के नीचे वाली रूइन, ट्यूडर ट्रांसूस्ट एम्पायर वाली, जहां अलिस्टा ट्यूडर ने खुद को ब्लड एम्परर बनाया था। लेनर्ड के समझने से पहले उसने मेडिसी वाले ईविल स्पिरिट की बात बताई। ओल्ड मैन हंस पड़ा। मेडिसी की रेमनेंट सोल और साउरोन और आइनहॉर्न के 2 एंसेस्टर्स, तीनों मारकाट वाले आर्च एनिमीज, और मरकर एक ही ईविल स्पिरिट बन गए। खूब मजेदार होगा। लेनर्ड समझ नहीं पा रहा था कि ओल्ड मैन को इसमें क्या कॉमेडी दिख रही थी। पैलेस ने आगे बताया, मेडिसी पकड़ा गया क्योंकि वो साउरोन एंसेस्टर को ट्रैप में डाल रहा था। सब तैयार था। डीमनिस संस्कृति वाले हिस्से पर फोकस था। तभी ब्लड एम्परर पागल हो गया, और उस पागलपन में एडम और अमोन दोनों का हाथ था। लेनर्ड को तुरंत कनेक्ट हुआ। ये लोग ट्रू गॉड बनने के लिए मटीरियल्स इकट्ठा कर रहे थे। मिस्टर फूल के प्लान से भी ये चीजें मेल खा रही थीं। उसने पूछने का मन किया, पर डर के मारे चिप रहा। फिर उसने पूछा, ओल्ड मैन, चर्च और मिस्टर फूल के बीच कॉपरेशन है? ओल्ड मैन बोला, अगर कोई तुम्हारी जांच नहीं कर रहा तो हां। लेनर्ड ने पूछा, अब मुझसे क्या करवाएंगे? ओल्ड मैन बोला, तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, सीक्वेंस 5 एडवांस करने देंगे, फिर एक रेड ग्लव्स टीम दोगे, मिशन मिलेंगे, या बैकलैंड भेज देंगे डीकन बनाकर। बैकलैंड, वहीं क्लेन कुछ बड़ा कर रहा था। लेनर्ड ने ओल्ड मैन से बात बंद कर दी और थक कर दीवार से टिक गया। एक छोटी सी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर काले बालों और भूरे आंखों वाला एक आदमी गहरे रंग के कपड़े पहने हुए पास में चल रही आर्म्स डील को देख रहा था।
लगभग 28 साल का दिखने वाला ये आदमी धीमी आवाज में बोला। उसने सच में मे सैंचेज को भी मना लिया। ओ होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स! एल्फ्रेड, अगर पता होता बात यहां तक पहुंचेगी तो ये मिशन हम खुद कर लेते, सारे खर्चे निकाल भी देते, तब भी कम से कम 20,000 पाउंड्स कमा ही लेते। उसके बगल में खड़ा आदमी काले ट्रेंच कोट में था, उम्र लगभग 24, सुनहरे बाल और लेक जैसी नीली आंखें, चेहरा साफ सुथरा और आकर्षक। एल्फ्रेड ने सिर धीरे से हिलाया और बोला, नहीं, वो जरूरत से ज्यादा ध्यान खींच लेता। मे सैंचेज की लॉयल्टी हमेशा अनिश्चित रही है। जब तक ये साफ ना हो जाए कि वो किस तरफ खड़ा है, उसके साथ अचानक आर्म्स डील की बात करना बहुत खतरनाक है। ड्वेन डैंटेज इसलिए 20,000 पाउंड्स कमा पा रहा है क्योंकि वो रिस्क लेने का साहस रखता है। पगानी नाम का वो आदमी हंस पड़ा। एल्फ्रेड हॉल, जिसने कुछ दर्जन आदमियों के साथ 1000 सैनिकों वाले बटालियन पर हमला किया, वो कह रहा है कि उसे रिस्क लेने से डर लगता है। एल्फ्रेड ने उसे तीखी नज़र से देखा। पगानी, ये अलग बात थी। उस समय मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उनका कमांड सेंटर नष्ट कर सकता हूं। लीडरशिप गिरते ही 1000 बिखरे सैनिक 1000 सुअरों से ज्यादा ताकतवर नहीं रहते। और ये डील तो बस एक टेस्ट है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना और एक चैनल बनाना। अगर ये काम हम करते रहेंगे तो अगली बार हम किस नाम से जाएंगे, और उसके बाद? लगातार ऐसा करते रहेंगे तो अंत में हमारी पहचान जरूर खुल जाएगी, और तब ये मामला सिर्फ डील नहीं रहेगा, डिप्लोमेटिक स्तर पर चला जाएगा। फिर यदि डील बढ़ती गई तो दूसरे फैक्शंस के डेमीगॉड्स का ध्यान भी आ सकता है। वही असली खतरा है। पगानी मुस्कुराया। डेमीगॉड्स इतने खाली नहीं होते कि छोटी आर्म्स डील्स पर ध्यान दें। हर फैक्शन के पास गिने चुने डेमीगॉड्स होते हैं, उनके पास पहले ही बहुत काम होते हैं। एल्फ्रेड ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है, मैं बस एक उदाहरण दे रहा था। फिर पगानी ने अपनी नज़र वापस ड्वेन डैंटीज पर डाल दी, जो वेयरहाउस के बाहर खड़ा था। ये कहा जाता है कि काफ़ी उदार आदमी है। बैकलैंड आते ही इसने एवरनाइट चर्च को 10,000 पाउंड से ज़्यादा के स्टॉक्स डोनेट किए थे। क्या ये वही अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है जिस पर तुम लेक्चर देते रहते हो? और ऊपर से ये तुम्हारी सिस्टर के साथ उसी चैरिटी फाउंडेशन में काम भी करता है। ऐसे आदमी यंग लेडीज़ के बीच बहुत पॉपुलर होते हैं। स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड, हैंडसम और उम्र भी मैरिज वाली। एल्फ्रेड, ऑड्री को वॉर्न कर देना कि प्लेबॉय कभी नहीं बदलता, चरित्र की कमी हमेशा कमी ही रहती है। बैकलैंड का सबसे चकाचौंध गिराने वाला जूल इस आदमी के हाथ नहीं जाना चाहिए। एल्फ्रेड ने उसे घूरते हुए कहा, इस मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑड्री कोई नाइव लड़की नहीं है। दुनिया की उसकी समझ तुम्हारी कल्पना से बहुत ज्यादा है। और मेरे पिता माता बैकलैंड में ही हैं, वे किसी भी गड़बड़ी को रोक सकते हैं। वो कुछ क्षण रुका, वेयरहाउस की ओर देखा और बोला, और मे सैंचेज ने तो हैगिस को भेज दिया है, मैं उससे मिल लेता हूं। पगानी कुछ कह पाता उससे पहले एल्फ्रेड सीढ़ियां उतरने लगा। ड्वेन डैंटेज के भेष में क्लेन अपने साथ कोई सर्वेंट नहीं लाया था। वो अपने गोल्ड इनलेड केन को पकड़े हुए हैगिस के साथ वेयरहाउस के बाहर खड़ा था, जहां क्रेट्स गाड़ियों पर लादी जा रही थीं। उसी दौरान उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने सिर घुमा लिया। उसकी नज़र एक युवा आदमी पर पड़ी, जिसने ट्रेंच कोट पहना था, सिर पर कोई हैट नहीं, स्लिक बैक ब्लॉन्ड हेयर, साफ नीली आंखें और हर हरकत में एक शांत अथॉरिटी। किसी सैनिक के बिना भी वो व्यक्ति कमांड जैसी आभा फैला रहा था। हैगिस, उसने पहचानते हुए पुकारा। एल्फ्रेड। क्लेन ने हैट उतारकर छाती पर रखा और शिष्ट अभिवादन किया। एल्फ्रेड ने हैगिस से बात कर लेने के बाद ड्वेन डैंटेज की ओर देखा। तुम्हारी छवि बैकलैंड में काफ़ी मशहूर है। ईस्ट बैलम में रहते हुए भी मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। कैरेक्टर? आर्म्स डील वाला कैरेक्टर? क्लेन मन ही मन हंसा और बोला, मैं बस वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। एल्फ्रेड ने सिर हिलाया। हैगिस ने मेरा परिचय तो दे ही दिया होगा। जी कर्नल हॉल, क्लेन ने मुस्कुराकर कहा। बैकलैंड आने पर ही मुझे पता चला कि मिस ऑड्री का एक एल्डर ब्रदर और भी है जो मिलिट्री में हैं और जिन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं। एल्फ्रेड ने विषय बदलते हुए पूछा, मैंने सोचा था तुम लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में काम जारी रखोगे, लेकिन तुम साउथ कॉन्टिनेंट आ गए। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। क्लेन बोला, किसी प्री एग्जिस्टिंग सर्कल में सच में घुसना सिर्फ दान, चैरिटी और पार्टी से संभव नहीं होता। एल्फ्रेड ने कहा, वेरी वाइज। कुछ विनम्र बातें करने के बाद उसने हैगिस से पूछा, कुकुवावा में क्या हुआ था? मामला गंभीर लग रहा है। हैगिस बोला, जनरल के रेजिडेंस के बंकर में छिपा हुआ था। बाद में सुना कि रिवाइवल स्क्वायर में डे टाइम लाइटनिंग स्टॉर्म हुआ था। लाइटनिंग स्टॉर्म? एल्फ्रेड की नज़र फिर डैंटेज पर गई। क्लेन ने कहा, हाँ, मैं रिवाइवल स्क्वायर के पास वाले होटल में था। कई बोल्ट्स लगातार एक ही जगह गिर रहे थे। हैगिस ने आगे बताया, सीन पूरा तबाह था, हर तरफ लाइटनिंग के निशान थे। एल्फ्रेड ने सिर हिलाया और बोला, मुझे और काम है, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, क्लेन ने विनम्रता से कहा। एल्फ्रेड के जाते ही क्लेन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।
उसने अचानक दूसरी दिशा में देखा। ईस्ट और वेस्ट बैलम के डेंस जंगलों के भीतर एक आकृति उभर रही थी। बेन हुआ शरीर, दुबला चेहरा, ब्राउनिश स्किन, ढीले कपड़े, कमर पर रेपियर, हाथ में सिल्वर मास्क। वो एडमिरल हेल लडवेल था, लेकिन अब उसकी आंखों में ब्लड रेड फ्लेम जल रही थी। उसकी ऑरा बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं भूखा हूं। उसकी आवाज भारी थी। उसने दूसरी दिशा में देखा। इस मैरियोनेट के पीछे जो ओनर है वो वही है। किस्मत हमें फिर आमने सामने लाई है। उसके पास हंटर पाथवे का आइटम है, मेरे लिए परफेक्ट भोजन। अचानक उसकी बाई गाल पर एक रक्तिम मुंह उभरा। मेडिसी, हमें पहले अपनी सर्वाइवल की सोचनी चाहिए। इस मैरियोनेट का लिंक टूटते ही ये कॉप्स बन जाएगा। रेमिनेंट स्पिरिट अंडरवर्ल्ड लौट आएगी और हम कमजोर होकर मिट जाएंगे। दाहिनी गाल पर दूसरा मुंह उभरा। पहली प्रायोरिटी गेट कीपर ढूंढना है। रेड एंजल मेडिसी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम दोनों पहले महिलाएं थी क्या? इतनी डरपोक नेचर। दोनों मुंह गरजे, चुप रहो। उसी वक्त लडविल की आकृति स्पिरिट वर्ल्ड में स्टेप कर गई और वो ट्रैवर्स करने लगा। वेयरहाउस के बाहर क्लेन ने अंततः नजर हटा ली। उसके अंदर खतरे की अनुभूति समाप्त हो गई। एक पल के लिए उसने कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन समझ नहीं पाया क्या हुआ। उसने सोचा। उसने सूटकेस ऑफिसर को पकड़ा दी और हैगिस से कहा, बाकी काम तुम देख लो, पेमेंट वाली केस मुझे दे दो। हैगिस ने इशारा किया, वो कैरेज पर है। दूर जाते एल्फ्रेड ने ये देखकर भौहें सिकोड़ ली। क्यों डैंटेस प्री डिटरमिन्ड रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है? एल्फ्रेड ने देखा तो क्लाइन हल्की मुस्कान के साथ वापस देखकर धीरे से सर हिलाया। मुझे अचानक कुछ खतरे का एहसास हुआ। ये कहकर वो शांत भाव से मुड़ा और उस कैरेज की तरफ चल दिया जिसे हैगिस ने बताया था। डेंजर? एल्फ्रेड ने धीरे से दोहराया और इधर-उधर सावधानी से देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। वो अपनी चाल धीमी कर गया, आसपास की हर चीज पर नजर रखते हुए वापस उस 3 मंजिला इमारत की तरफ लौटा। पगानी ने एल्फ्रेड के भारी चेहरे को देखकर पूछा, थोड़ा हैरान होते हुए, क्या हुआ? वो आर्म्स डील से काफी दूर था, इसलिए उसने उनकी बातचीत नहीं सुनी थी। एल्फ्रेड खिड़की के पास गया और नीचे उस कॉन्वॉय को देखने लगा जो गोला बारूद लादकर निकलने की तैयारी में था। वो कुछ पल सोचकर बोला, ड्वेन डांटेज अचानक चला गया, कह रहा था कि उसे खतरे का एहसास हुआ है। डेंजर? पगानी ने भी हल्की सावधानी बरती और चारों तरफ देखा। उसे भी कुछ अलग नहीं दिखा, यहां तक कि मे सैंचेस के लोग भी अंधेरे में गायब हो चुके थे। फिर वो हंस पड़ा। एल्फ्रेड, तुम जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो। मुझे लगता है ड्वेन डांटेज बस डरपोक है, यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। एल्फ्रेड ने अपनी नजरें वापस खींच लीं और भौहें सिकोड़ दीं। शायद। होटल लौटकर क्लाइन ने एन्जो, जो अब एक मिक्स्ड ब्लड लड़के के रूप में था, सूटकेस खोलने को कहा। उसने एक-एक करके सोने के सिक्के और सोने की ईंटें निकालकर गिनती की। कुल कीमत थी 30,000 लोएन गोल्ड पाउंड्स। थैंकफुली मिस मैसेंजर के साथ मेरा पहले से 10,000 पाउंड्स का ही समझौता है, कोई एक्स्ट्रा रूपांतरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिक्लाइनिंग चेयर पर आराम से बैठकर क्लाइन ने मीठा खट्टा ग्वादर किया और अपने मैरियनेट एन्जो के थ्रू काम देखता रहा। आइटम्स अलग करने के बाद एन्जो ने एडवेंचरर की हारमोनिका निकाली और उसमें फूंक मारी। रेनेट टिनेकर शून्य में से बाहर आई, हाथ में 4 सुनहरे बालों वाली, लाल आंखों वाली सिर पकड़े हुए, मानो वो हमेशा पास ही हो। उसकी 8 आंखें जमीन पर रखे सोने के ढेर को घूरने लगी। कुछ सेकंड बाद चारों सिर बोले, बहुत अच्छा, आगे से मिशंस और महंगे होंगे। ये क्या लॉजिक है? क्लाइन हक्का बक्का रह गया। मिशन के बाद प्राइस बढ़ाना, वो भी मैं इतनी जल्दी पैसे देकर? वो हैरान होकर बोला, व्हाट? रेनेट टिनेकर के चारों सिर गंभीरता से हिले। मिशन, प्राइस डिपेंड करता है तुम्हारी पैसे कमाने की एबिलिटी पर। क्लाइन का मुंह खुला का खुला रह गया। सच बोलूं तो वो जवाब नहीं दे सकता था। आखिर फैसला तो हेल्पर का ही होता है, और अब जब वो सीक्वेंस 4 यानी डेमीगॉड बन गया है, आगे की मदद और भी कठिन और खतरनाक होगी, तो दाम बढ़ना लॉजिकल भी था। रेनेट टिनेकर गोल्ड कॉइन्स निगलकर गायब हो गई। क्लाइन ने अपने पैसे की तेजी से गणना शुरू की। हाल फिलहाल खर्च काफी हुआ है। अभी मेरे पास 17,275 पाउंड्स कैश और 65 गोल्ड कॉइन्स बचे हैं। ये जो गोल्ड बार्स हैं, उनकी कीमत 25,000 पाउंड्स, कुल मिलाकर 40,000 पाउंड से ज्यादा। लोएन किंगडम में ये छोटी रकम नहीं है। एक मैनर और खेती की जमीन आराम से खरीदी जा सकती है। आर्म्स डीलिंग सच में प्रॉफिटेबल है।
रेनेट को कॉइन्स चाहिए थे, तो जो बचा वो गोल्ड बार्स थे। क्लाइन ने गोल्ड बार्स को ग्रे फॉग के ऊपर भेजा और खिड़की पर जाकर उत्तर दिशा की ओर देखा। काम लगभग खत्म हो चुका था, अब वो बैकलैंड लौटने वाला था। होराइजन की तरफ देखते हुए क्लाइन ने चुपचाप एक लंबी सांस ली। बैकलैंड, नॉर्थ बोरो बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑड्री लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के स्टाफ के साथ कैंपस का दौरा कर रही थी। आज उसने हल्के हरे रंग की सादी ड्रेस पहनी थी, कमर पर सफेद चमड़े की बेल्ट, सर पर फूलों वाली वेल्ड हैट, हाथ में सिर्फ एक सिल्वर बैंगल। बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जैसे दिख रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने ईस्ट बोरो के पब्लिक स्कूल्स और बैकलैंड ब्रिज के आसपास की टेक्निकल स्कूल्स देखी थीं। अब उसे अच्छे से पता था कि चैरिटी वर्क को सोशल इवेंट जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसकी हरी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, स्टूडेंट्स को देखते हुए। बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने अभी-अभी एक्सेप्टेंस लेटर्स भेजे थे। आज नए छात्रों की मैट्रिकुलेशन थी। नॉर्मली ये लेट अगस्त या अर्ली सितंबर में होता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रीस्ट्रक्चर हुई थी तो एंट्रेंस एग्जाम लेट हुआ। कई स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में भी बैठे थे, इसलिए रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लिया गया कि एक्चुअल सीट्स का अंदाज़ा लगाया जा सके। इसलिए ऑड्री और फाउंडेशन के लोग यहाँ आए थे ताकि पहले बैच की मदद की जा सके। कैंपस में हर तरफ उत्साह था, स्टूडेंट्स के चेहरों पर चमक थी, उनके व्यवहार में कॉन्फिडेंस और उम्मीद साफ दिखती थी। ऑड्री ने सोचा, काश उन पब्लिक स्कूल्स के बच्चों को भी ये मौके मिले, वो भी ऐसे ही कॉन्फिडेंट हों, उन्हें भी फ्यूचर का उजाला दिखे। उसने नज़र एक भाई बहन की जोड़ी पर डाली। बड़ा भाई शायद नौकरी करने लगा था, सिल्क हैट, थोड़ा पुराना फॉर्मल सूट, सिविल सर्वेंट जैसी शक्ल। उसने ट्राइपॉड्स लगाकर अपनी छोटी बहन की तस्वीर ले रहा था। लड़की करीब 17-18 साल की थी, काले बाल, भूरे एग्जैस्परेटेड आईज, लेकिन भाई की हर बात मान रही थी। ऐसे कई ग्रुप्स कैंपस में थे, कुछ पेरेंट्स के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। ऑड्री ने मुस्कुराकर नजर हटा ली। कैंपस के स्क्वायर में एक पुरानी स्टीम लोकोमोटिव खड़ी थी, इंडस्ट्रियल वाइब्स देती हुई। वुश! एक असली का स्टीम ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आकर रुका। 7-8 साल की एक डॉल जैसी मिक्स्ड ब्लड लड़की मां का हाथ पकड़े लाइन में खड़ी थी। वो अपने पिता से देसी बे के बारे में पूछ रही थी। भीड़ में उसने एक जेंटलमैन को देखा, सफेद साइड बर्न्स, टॉप हैट, गोल्ड इनलेड केन और साथ में एक ब्राउन स्किन सर्वेंट। सर्वेंट बोला, सर, हालात मेरे अंदाजे से अलग हैं। सोचा था बेलम के लोग बहुत गरीबी, गंदगी और दबे कुचले हालात में रहते होंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं देखा। हमने ग्वादर पिया, ईस्ट बेलम सिगरेट्स पी और कई लोग तो बाइक्स भी अफोर्ड कर लेते हैं। मिडिल एज्ड जेंटलमैन मुस्कुराया, हम बस शहरों का अच्छा हिस्सा देख पाए हैं। असली तकलीफ गांवों, प्लांटेशंस और स्लम्स में है, हम वहां नहीं गए। लड़की की नज़र महसूस करते हुए दोनों ने उसकी तरफ प्यारी मुस्कान भेजी। होठों के किनारे उठे 8 दांत दिखे। कुछ देर बाद लड़की ट्रेन में चढ़ गई। सफ़र के दौरान उसने एक आदमी देखा, डार्क ब्राउन स्किन, नरम चेहरे के फीचर्स, गाल पर लाल लंप। वो तेजी से ऑपरेटर केबिन की तरफ गया और बोला, सारे अटेंडेंट्स को हमारे लोगों से रिप्लेस कर दिया गया है, आगे का पुल ही सैक्रिफाइस पॉइंट होगा। ड्राइवर ने मुस्टैश हिलाकर सिर हिलाया। उम्मीद है भगवान हमारे ऑफरिंग से संतुष्ट हों, हमें उनके किंगडम में इटर्नल लाइफ मिले। ट्रेन पुल के नीचे से गुजरी, फिर लंबे सफर के बाद पियर पर पहुंची। छोटी लड़की थक चुकी थी, पेरेंट्स के साथ भीड़ में आगे बढ़ी। डोर पर अटेंडेंट्स लगेज उतारने में मदद कर रहे थे। जब लड़की गुजरी, उन अटेंडेंट्स ने होठों के किनारे उठाकर वही 8 दांत दिखाए। प्लेटफॉर्म उतरते वक्त लड़की पीछे मुड़ी। उसे दरवाजे पर खड़े कंडक्टर और वही लाल लंप वाला आदमी दिखा। 1 सेकंड बाद सबने सिर घुमाया और वही 8 दांत वाली मुस्कान दी। लड़की ने नजर हटाई और उछलती हुई पेरेंट्स के साथ बाहर चली गई। रात के प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से लटके हुए गैस लैंप्स हिल रहे थे। शाम की रोशनी कभी लंबी हो रही थी, कभी छोटी, और उसी के बीच क्रैक पर खड़ी वो स्टीम लोकोमोटिव कभी परछाइयों में छुप जाती थी, कभी उस अंधेरे से बाहर आ जाती थी। पूरा माहौल एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी लिए हुए था। इसी वक्त ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाली वर्दी पहनकर एक पुलिस टीम प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। रेलवे कंपनी का ड्यूटी मैनेजर उनको लीड करते हुए उस पुराने दिखने वाले विशाल ट्रेन तक ले गया। पैसेंजर्स उतरने के बाद पता नहीं क्यों सारे ट्रेन स्टाफ, ड्राइवर तक वापस कोच के अंदर चले गए और फिर बाहर नहीं निकले। मैंने लोगों को भेजा उन्हें बुलाने के लिए, पर वो लोग भी थोड़ी देर बाद भागते हुए निकले और बस चीखते रहे, सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं।
ब्लू कोट पहने वो ड्यूटी मैनेजर कांपती आवाज में बता रहा था। उसके डर को पुलिस साफ महसूस कर सकती थी। लग रहा था जैसे जरा सा भी छू दो तो वहीं से भाग पड़ेगा। पुलिस भी उसके असर में आ गई। सबने अपने हाथ होल्स्टर पर रख लिए। टप 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 उनके जूतों की आवाज हार्ड फ्लोर पर गूंज रही थी जब वो लोग सावधानी से फ्रंट कैरेज में दाखिल हुए। कैरेज के अंदर हर रो में दो दो लोग बैठे हुए थे, खिड़कियों से दूर सीट की बैक पर टिके हुए, बिल्कुल सन्नाटे में। लैंटर्न और गैस लैम्प की रोशनी में इंस्पेक्टर्स ने तुरंत पहचान लिया। ये सब स्टीम लोकोमोटिव का स्टाफ था। नीली यूनिफॉर्म, मर्द औरत अलग सीट्स, लेकिन सब बिल्कुल बेहरकत। उनके चेहरे सफ़ेद, आंखें फैली हुई, सांस तक नहीं, पर होंठ के कोने एक जैसे ऊपर उठे हुए, ठीक 8 दांत दिखाते हुए। यूनिफॉर्म वाली वही मुस्कान देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लीडिंग इंस्पेक्टर ने कांपती सांस संभालते हुए कहा, जाकर कंफर्म करो, क्या ये वाकई में मर चुके हैं? फिर उसने ड्यूटी मैनेजर की ओर देखा। इसके साथ जाओ, देखो कोई मिसिंग या एक्स्ट्रा तो नहीं। मैनेजर ने कांपते हुए सर हिलाया। कंस्टेबल्स आगे बढ़े, बाकी पुलिस ने रिवॉल्वर्स निकाल लिए और पूरी सावधानी से खड़े रहे। कुछ मिनटों बाद कोच के आखिरी छोर पर खड़े कंस्टेबल ने चिल्लाकर कहा, कंफर्म हो गया, सब मर चुके हैं। ड्यूटी मैनेजर ने हकलाते हुए जोड़ा, 2 लोग मिसिंग हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, लाशा को छेड़ना मत, सुबह ऑटोप्सी होगी। टीम बनाकर बाकी कोचेस चेक करो और मिसिंग स्टाफ को ढूंढो, और बाकी लोग हर क्लू, हर निशानी नोट करो। सुबह हम पैसेंजर्स तक भी पहुंचेंगे। उसने बात पूरी की ही थी कि एक ठंडी हवा कैरेज के भीतर दौड़ गई। इंस्पेक्टर फिर बोलने जा रहा था जब उसने कुछ गलत देखा। स्टाफ मेंबर्स की आंखें तो अब भी खुली थीं, चेहरे भी वैसे ही सफ़ेद, पर उनके मुंह अब बंद थे, मुस्कान गायब थी, जैसे कोई अनदेखा हाथ पीछे से सबके होंठ दबा गया हो। लग्जरियस होटल रूम में क्लाइन, जो इस वक्त गवर्नमेंट स्पैरो बना हुआ था, आराम से बैठा था। उसके एक तरफ एंजो और सामने एक लाइन में खड़े थे वो तीनों मैरियोनेट्स, लाल गांठ वाला गाल वाला आदमी, ट्रेन कंडक्टर और ड्राइवर। क्लाइन ने भारी आवाज में पूछा, किसने तुम्हें ये सैक्रिफाइस करने को कहा? बिजारो सॉर्सरर बन चुके क्लाइन अब उनका सरफेस थॉट भी पढ़ सकता था और स्पिरिट थ्रेड से कुछ हद तक स्पिरिट चैनलिंग भी। कंडक्टर ने शून्य सा जवाब दिया, ये तो गॉड का रेवलेशन था। किस गॉड का? क्लाइन ने कप लेते हुए पूछा। गॉड मतलब गॉड, और कोई नहीं। कंडक्टर की आवाज बिल्कुल खाली थी। क्लाइन ने अगला सवाल किया, रेवलेशन कैसे आया, क्या सुनाया? कंडक्टर एकदम श्रद्धा से बोला, एक डिवाइन आइटम के जरिए उन्होंने कहा कि अनेक जिंदगियां कुर्बान करो, तभी उनकी किंगडम ने हमें इटर्नल लाइफ मिलेगी। क्लाइन के दिमाग में तुरंत कंपैरिजन आया, न्यूमिनस एपिस्कोपेट, रो स्कूल। सैक्रिफाइसेस ज्यादा रो स्कूल जैसे लगते हैं, लेकिन इटर्नल लाइफ वाला हिस्सा एपिस्कोपेट का कॉन्सेप्ट, या फिर कोई तीसरा सोर्स भी हो सकता है। क्लाइन ने पूछा, कौन सी डिवाइन आइटम? ड्राइवर ने लाल गांठ वाले गाल वाले आदमी की तरफ देखा। उसने पॉकेट से एक चीज निकाली, एक गरीब सी क्लॉथ डॉल, आंखें सिली हुई, गोल से कर्व। वहीं से हमें आदेश मिलते हैं, वो आदमी बोला। मैंने इसे फ्ली मार्केट से खरीदा था। क्लाइन ने सोचा, या तो कोई पास ही बैठा इस डॉल को मीडियम बनाकर ऑर्डर्स दे रहा है, या कोई सच में छिपा हुआ एंटिटी इससे मार्क करके मैसेजेस भेज रहा है। क्लाइन ने एंजो से गुड़िया विंडो के पास रखवाई और खुद एक ट्रेन अटेंडेंट की शक्ल ले ली। सब लोग वैसे खड़े रहे जैसे कोई रियल कल्टिस्ट खड़ा होगा। रात गहराती गई। फिर अचानक क्रिम्सन मून की रोशनी में रखी वो क्लॉथ डॉल धीरे से हिली, उसके छोटे हाथ पांव हिलने लगे और वो गुड़िया धीरे धीरे खड़ी हो गई।